एक मुलाकात कार्यक्रम में आपका स्वागत है। आज हमारे साथ मौजूद हैं बहुत ही सीनियर आईएएस हरिओम जी। हरिओम जी 1997 बैच के आईएएस हैं और अब तक 11 जिलों के डीएम रह चुके हैं। वर्तमान में वो चकबंदी आयुक्त हैं और सांस्कृतिक विभाग में सचिव और निदेशक के पद पर तैनात हैं। हरिओम जी ने सिर्फ पढ़ाई में ही अपना काम नहीं किया, बल्कि प्रशासनिक अनुभव का पूरा फायदा उठाया और प्रशासनिक के तौर पर भी जबरदस्त तरीके से काम किया। इसके साथ साथ अपने गीत और संगीत के मामले में भी जबरदस्त शोहरत हासिल की। उनकी अब तक 3 किताबें आ चुकी हैं, 4थी किताब आने वाली है और इसके साथ ही साथ उन्होंने गजलें लिखी हैं और तमाम सारे एल्बम भी बनाए हैं और फिल्मों के लिए भी गीत लिखे हैं। हम जानेंगे उनसे इन सब चीजों के बारे में। और सबसे पहले एक अच्छी बात हम बता दें कि उनकी जो सबसे बढ़िया गजल है कि मैं तेरे प्यार का मारा हुआ हूँ, सिकंदर हूँ मगर हारा हुआ हूँ, ये बहुत ही जबरदस्त रूप से इसने चर्चा पाई है। हम उनसे ही जानेंगे कि क्यों है, क्या ये प्यार की इंतहा है या निगेटिविटी है। हरिओम जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है कार्यक्रम। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। आपने जो ये गजल लिखी, आपने कहा कि मैं क्या आप खुद ही बता दीजिए उसको। ये गजल बहुत मशहूर हुई है इधर, रोशनी के पंख एल्बम से। मैं तेरे प्यार का मारा हुआ हूँ, सिकंदर हूँ मगर हारा हुआ। इसको क्या माने, क्या ये इसको वो माने कि आप प्यार में पूरा डूब के लिख रहे हैं या निगेटिविटी है? नहीं, निगेटिविटी बिल्कुल नहीं है, क्योंकि प्यार एक ऐसी चीज है जिसमें हारने वाला ही जीतता है। एक रिवायत रही है, प्यार में अगर आप जीतने की कोशिश करेंगे तो कहीं न कहीं आप हारेंगे। तो सिकंदर को माना जाता है कि उसने दुनिया जीती और बहुत बड़ा विजेता था, बड़ा पराक्रमी था। लेकिन अगर आप प्यार में पड़ते हैं तो भले ही आप, लेकिन आपको हारना पड़ेगा अगर आपको प्यार को जीतना है तो दूसरे के दिलों को जीतना है। दुनिया जीतने वाली बात नहीं है, दूसरे के दिलों में जगह बनानी है। प्यार को वही जीत पाता है, वही चीज है। और प्यार सिर्फ इसका मतलब सिर्फ ये नहीं है कि हम किसी एक शख्स से प्यार करते हैं और हारे हुए हैं। अगर आपको दुनिया जीतनी है तो आपको लोगों के मोहब्बत में डूबना पड़ेगा। ये प्यार किसके प्रति उमड़ा? ये प्यार जो है वो आम आवाम के प्रति उमड़ा है। ये जो लोगों के प्रति उमड़ा है, जिनसे आपको इस सर्विस में भी इज्जत मिलती है, शोहरत मिलती है, जो आपको एक अच्छा अफसर मानते हैं, अच्छा इंसान मानते हैं। और मैं चूंकि साहित्यकार भी हूँ तो मैं चीज़ों को दूसरे नज़रिए से देखता हूँ, मौसीकीकार भी हूँ, संगीतकार भी हूँ। तो मुझे लगता है कि लोगों के दिलों पर राज करना ही असली राज करना हुआ। आप उत्तर प्रदेश के अमेठी जिले के बहुत छोटे से गांव कटरा से आते हैं, कटारी से आते हैं। सॉरी, आपकी सारी प्राथमिक शिक्षा 12वीं तक की शिक्षा आपकी सरकारी स्कूल भी? बिल्कुल, सरकारी स्कूलों में हुई है। प्राइमरी पाठशाला जिसको हम कहते हैं, तो 8वीं तक की हमारी जो शिक्षा है वो तो गांव जो हमारा कटारी था उसके आसपास जो प्राइमरी पाठशाला था और जूनियर हाई स्कूल था उसमें हुई। और उसके बाद 12वीं तक की मेरी शिक्षा जो है वो गांव से लगा हुआ 7-8 किलोमीटर दूर एक गवर्नमेंट इंटर कॉलेज था, उसमें हुई मेरी। जामो एक ब्लॉक है, तो हम लोग साइकिल से जाते थे। तो पुराने दिन है और उसमें शिक्षा जो है वो ये सरकारी शिक्षा जिसको हम आज कहते हैं कि भाई वहाँ पे क्वालिटी एजुकेशन नहीं है। मैं कहना चाहूँगा कि बहुत क्वालिटी एजुकेशन था। और उस समय प्राइवेट स्कूल्स इतने ज़्यादा नहीं थे, सब बच्चे वहीं पढ़ते थे। और जो शिक्षक थे बड़े पुराने शिक्षक थे, एक एक शिक्षक कई सब्जेक्ट्स पढ़ाते थे, तो बहुत मन लगा के आपको पढ़ाते थे। और जैसे कुम्हार जो है घड़े को बनाता है, उसी तरह पुराने शिक्षक जो है वो अपने स्टूडेंट्स को बनाते थे। तो मैं उन्हीं में से एक हूँ। नहीं, लेकिन प्राथमिक शिक्षा आपकी गांव के में हुई और अमूमन माना यह जाता है कि ठीक बात है कि पहले बहुत अच्छी तरह शिक्षा दी जाती थी, टीचर अच्छे से पढ़ाते, उसके बावजूद वहां से लेकर के आईएएस तक का सफर कोई आसान सफर ना रहा? बहुत मुश्किल सफर था हम लोगों के लिए। तो सपना था, हमने किसी जीते जागते आईएएस को देखा भी नहीं था। और गांव में रहते रहते कोई ऐसा आईएएस बनने का सपना गांव में नहीं आया था। लेकिन ये था कि हाँ, हमारे पिताजी की ये इच्छा थी, हमारे फादर जो गांव में ही रहते हैं, जो एक आम किसान जिंदगी जीते हैं, तो उनकी ये इच्छा थी कि वो शायद पारिवारिक परिस्थितियों की वजह से आगे नहीं पढ़ पाए थे। लेकिन उनका ये मन था कि उनका बेटा जो है वो कुछ बड़ा पढ़ाई लिखाई करके एक अफसर बने, समाज के लिए अच्छा काम करे। तो वहां से निकलने के बाद जब मैं इलाहाबाद यूनिवर्सिटी आया, वहाँ ए.एन. झा हॉस्टल में गया, जिसको हम कहते हैं कि भाई आईएएस बनाने का एक कारखाना, फैक्ट्री है। फैक्ट्री नहीं, एक हॉस्टल था जिसमें संस्थान था तो वहाँ जाने के बाद वो इच्छा और बलवती हुई। और उसके बाद फिर मैं जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय चला गया। आपको आईएएस बनने की प्रेरणा कहाँ से मिली? कब आपने डिसाइड किया कि अब मुझे आईएएस बनना है? देखिए, प्रेरणा तो मैं बता चुका हूँ कि मेरे फादर से मिली। उन्होंने कहा कि तुम्हें बड़ा अफसर बनना है। अब
मैं देखता था कि जब हमारे स्कूल्स में या कॉलेजेस में 12वीं तक भी इंस्पेक्टर ऑफ स्कूल्स का जब विजिट होता था या कभी डिप्टी कलेक्टर साहब आते थे, तो जिस तरह का सम्मान उनके लिए पूरे अध्यापकों में और बच्चों में उमड़ता था, तो मुझे लगता था कि ये एक बड़ी शख्सियत होता है जिसके लिए सब इतना सम्मान देते हैं, और तो पढ़ाई लिखाई का कोई न कोई तो उद्देश्य होना ही है। तो कुछ ऐसा किया जाए जिससे आपको समाज के लिए बेहतर करने का एक प्लेटफॉर्म मिल सके, एक मौका मिल सके, करियर जिसको आप कहते हैं। तो संवेदनशीलता के स्तर पे तो था, लेकिन कैसे आप कोई अच्छा काम करेंगे, कैसे आप शिक्षा व्यवस्था को सुधारेंगे, कैसे आप स्वास्थ्य के क्षेत्र में अच्छा काम करेंगे, कैसे आप जो गरीबी है, बदहाली है, अनएम्प्लॉयमेंट है, वो सारे मुद्दे जो है, मुझे लग रहा है कि जब मैं ग्रेजुएशन में आया तो मुझे तेजी के साथ मेरे दिमाग में ये सब चीजें आने लगी। आपका जो सपना था वो पूरा हुआ, 1997 में आप IAS बन गए। उसके बाद से आप लगातार सेवा कर रहे हैं। वर्तमान में आप सांस्कृतिक विभाग में सचिव और निदेशक भी हैं। क्या कर रहे हैं? क्योंकि आप संगीत से भी जुड़े हैं, गीत संगीत से भी जुड़े हैं, तो मुझे लगता है ये विभाग काफी रास्ता आ रहा होगा आपको। हाँ, एक चीज मैं और बता दूं कि जो मैं IAS में आया तो मैं हिंदी माध्यम से मैंने परीक्षा दी थी। ये सवाल ज्यादातर बच्चे जो खासतौर से हमारे हिंदी बेल्ट के हैं वो पूछते हैं कि अंग्रेजी माध्यम या हिंदी माध्यम। तो मेरे ख्याल से ये बात बहुत स्पष्ट हो जानी चाहिए कि जो आपका सबसे मजबूत हथियार है उसके साथ आपको सर्विस में जाना चाहिए। हमारा जो है सबसे मजबूत हथियार हमारी अपनी जबान थी, हमारी मदर टंग थी, हिंदी थी, जिसमें मैंने पढ़ाई की थी, हिंदी साहित्य की पढ़ाई की। तो उसमें मैंने शीर्ष स्थान हासिल किया था हिंदी माध्यम से परीक्षा दे के IAS में। तो वो मैं बच्चों को, स्टूडेंट्स को, जो एस्पिरेंट्स उनको बताना चाहता। रही बात जब अभी मैं संस्कृति विभाग में हूँ, तो संस्कृति जो है वो, मैं एक सवाल यहीं पर और पूछ लूँ कि जो हमारे नए एस्पिरेंट्स हैं जो IAS बनना चाहते हैं, महत्वाकांक्षा पाले हैं, उनके दिमाग में एक और दिक्कत रहती है कि IAS अगर बनना है तो आपको अंग्रेजी आनी बहुत जरूरी है, क्योंकि बिना अंग्रेजी आए आप IAS नहीं बन सकते, और अंग्रेजी का एक पेपर भी जो शायद आपको क्वालिफाई करना पड़ता है। नहीं, अंग्रेजी आनी तो बहुत जरूरी है, ये बात तो सही है, क्योंकि ज्ञान का एक बड़ा स्रोत वो भी है। अगर आप याद करें तो फ्रीडम फाइटर्स जो हमारे थे उन्होंने अंग्रेजी सीखी थी। अंग्रेजी में कानून की किताबें हैं, अंग्रेजी में साइंस है, इंजीनियरिंग है, सब है, लेकिन उसके हिंदी वर्जन्स भी उपलब्ध हैं। तो उतना विशेषज्ञ ज्ञान जानने के लिए आपको अंग्रेजी तो आनी चाहिए, और अंग्रेजी जो है वो पढ़े लिखे लोगों की एक जबान आगे बनती भी जाती है, लेकिन उसको अपनी मुख्य जबान बनाने की जरूरत नहीं है। परीक्षा में आप उसी भाषा में जाइए, उसी जबान में जाइए जिसमें आप कंफर्टेबल फील करते हैं, जिसमें आपने शुरू से एक समृद्ध शब्दावली आपके पास है, अपनी बात कहने का एक लहजा आपका अपना विकसित हुआ है, तो उससे आपको फायदा होगा। उसमें एक ऐसे का भी पेपर होता है जो एक बहुत डिसाइसिव पेपर होता है, लेकिन अंग्रेजी सीखनी चाहिए। अंग्रेजी जो पहले हमारे, जहां तक मुझे जानकारी, हमारे भी एक मित्र हैं जिन्होंने IAS क्वालिफाई किया, लेकिन वो इंग्लिश का पेपर क्वालिफाई नहीं कर पाते। हाँ, उस वजह से बहुत बच्चे छूट जाते हैं। तो अंग्रेजी तो आपको पढ़ाई जाती है शुरू से, 10वीं 12वीं में आपको अंग्रेजी बेसिक ज्ञान है, वो अंग्रेजी का कोई बहुत स्पेशल ज्ञान की आवश्यकता नहीं है, लेकिन बेसिक ग्रामर, बेसिक सेंटेंस फॉर्मेशन, क्योंकि IAS बनने के बाद आप ऑल इंडिया सर्विस में जाते हैं। तमाम ऐसे भी स्टेट्स हैं जहां पे हिंदी नहीं लिखी बोली जाती, समझते हैं लोग, लेकिन अगर आपको वो काडर मिल गया तो आपको दिक्कत होगी। आप वर्तमान में सांस्कृतिक विभाग के सचिव हैं, निदेशक भी हैं, बहुत रास आ रहा होगा मुझे लगता है विभाग में। बहुत निश्चित तौर पे वो मेरे दिल के करीब एक विभाग है जिसका कामकाज जो है वो मेरे दिल के करीब है। मैं कहता हूँ कि संस्कृति जो है वो किसी भी समाज का अपना सॉफ्टवेयर होता है। तो वो हार्डवेयर तो बाकी चीजें दिखती हैं, सड़क है, घर है, मकान है, स्कूल है, लेकिन सॉफ्टवेयर ये है कि उसमें क्वालिटी क्या है। एजुकेशन है तो सिर्फ स्कूल और टीचर्स नहीं है, क्या शिक्षा का स्तर है। स्वास्थ्य है तो क्या है, स्वास्थ्य सेवाओं का स्तर क्या है। जो आपका समाज है उसमें रिश्तों के अपने क्या नियम कानून है, क्या रीति रिवाज है, आपसी भाईचारा, सौहार्द, प्रेम, सौहार्द, ये कैसा है। तो ये सब संस्कृति का पार्ट है। मुझे लगता है कि संस्कृति में सिर्फ नाच गाना, खेल तमाशा और ये नाट्य नहीं है, ये कहीं ना कहीं एक अच्छा इंसान बनाने वाला विभाग भी है, अच्छा समाज बनाने वाला विभाग भी है। तो हम लोक रंजकता में जो है लोक हित भी देखते हैं कि कैसे हमारा समाज जो है अच्छे विचारों वाला समाज बन सके। संस्कृति विभाग वो आपको मौका देता है। क्या नया करने जा रहे हैं? बहुत चीजें नहीं कर रहे हैं। एक तो अपनी जो विरासत है, सांस्कृतिक विरासत है, जो बेसिकली किसानों और मजदूरों से निकली हुई है। हमारी जो अपनी तहजीब संस्कृति है वो कोई बड़े अमीर लोगों से निकली हुई संस्कृति तहजीब नहीं है, वो गरीब मजदूर किसानों से निकली हुई संस्कृति है। ट्राइबल डांसेज हैं, ट्राइबल सॉन्ग्स हैं, फार्मर्स के अपने जितने डांस फॉर्म्स हैं हमारे मूल रूप से, वो सब किसानों से निकल के आए हैं। तो उनको संरक्षित करने की बात है, उनको बेहतर स्टेज देने की बात है,
उसके अलावा हमारे पास नाट्य अकेडमी है, हमारे यहाँ जो है वो म्यूजियम्स हैं, आर्काइव्स है, जो आर्कियोलॉजी डिपार्टमेंट है। तो ये सारे सेक्टर्स हैं जिसमें हमारी अपनी पुरानी जो पहचान है, जो उत्तर प्रदेश की अपनी पहचान है, जो धरोहर है हमारी, उनको सुरक्षित करना है। लोगों के जहन में ये चीज डालना है कि हमारी अपनी जमीन, हमारी अपनी तहजीब ये रही है, उसको प्रेम करें, हम उसको आगे ले जाएं, अपनी पहचान पे फख्र करें। तो संस्कृति विभाग ऐसे कई आयोजन कर रहा है जिसमें ऐसे जो बैक स्टेज खड़े रहने वाले आर्टिस्ट हैं उनको स्टेज देंगे, हम उनको सम्मान देंगे। सबसे बड़ी बात, आपने आर्टिस्ट को सम्मान देने की बात की, लेकिन एक जो अभी दिक्कत आ रही, जो हमने देखा कि ऑडिटोरियम जो आर्टिस्ट के लिए बुक होना चाहिए वो उनको नहीं मिलता है, फ्री ऑफ कॉस्ट नहीं मिलता। बाकी दूसरे लोगों को, जो पॉलिटिशियंस हैं और जो इन्फ्लुएंसर लोग हैं, उनको मिल जाता है। नहीं, ऑडिटोरियम्स किसी को भी फ्री ऑफ कॉस्ट नहीं मिलता है। मेरे ख्याल से ये जानकारी अधूरी है आपकी। ऑडिटोरियम जो हमारे पास हैं वो किसी न किसी संस्थान के पास हैं जो संस्कृति विभाग के अपने ही अंग हैं, और वो स्वायत्त शासी संस्थान है, उनको बजट की भी आवश्यकता होती है। ऑडिटोरियम जो है उसका मेंटेनेंस भी आवश्यक है। तो वो पैसा जो है हम जो है संस्कृति विभाग से, जैसे संगीत नाटक अकादमी का ऑडिटोरियम है, तो अगर हमको लगता है कि वो कार्यक्रम इतना इंपॉर्टेंट है कि हमें करना चाहिए और जो संस्था है वो पे नहीं कर सकती है, तो हम संस्कृति विभाग के बजट से उसको रिइंबर्स करते हैं। लेकिन अगर हम सबको फ्री ही देने लगेंगे तो हमारा जो संस्थान है, हमारा जो ऑडिटोरियम है, उसका मेंटेनेंस कौन करेगा? नहीं, तो क्या लगता है जो विवाद अभी हुआ था पिछले दिनों, कुछ बहुत बड़ा विवाद हुआ था, तो उसको सॉल्व करने के लिए, वो शायद मेरे से पहले हुआ था ऐसा विवाद। सच अगर कोई, वो केस टू केस बेसिस पे हम लोग देखते हैं। अगर कोई ऐसी संस्था है जो एक पूर्ण कार्यक्रम कराना चाहती है और कॉमर्शियल इंटेंशन नहीं है उसका, तो हम इस पे विचार कर सकते हैं कि उनको भी ऑडिटोरियम मुहैया कराया जाए। वक्त हो चला एक ब्रेक का, ले लेते हैं छोटा सा ब्रेक, और ब्रेक के बाद जब आएंगे तो जानेंगे कि आप हरिओम जी 11 जिलों के डीएम भी रहे, काफी बड़े अच्छे काम भी किए हैं, और जैसा मैंने पहले भी कहा था कि गीत और संगीत के धरातल में भी, क्षेत्र में भी बहुत जबरदस्त काम किया है, उस विषय में भी आपसे जानकारी हासिल करेंगे। हरिओम जी, आप 11 जिलों के डीएम रहे, काफी बड़े बड़े जिले आपने संभाले, कानपुर हो, इलाहाबाद हो, गोरखपुर हो, तमाम बड़े जिले आपने। हम गोरखपुर की हम बात करें, गोरखपुर में जब आप थे उस समय इंसेफ्लाइटिस, जो जापानी बुखार है, उसका जबरदस्त प्रभाव था वहां पर, और जहां तक मुझे याद पड़ रहा है राज्य सरकार और केंद्र सरकार में काफी तनातनी भी थी उसको लेकर के। वहां से एक जहाज भी आया था वैक्सीन लेकर के। बिल्कुल सही आपको याद आ रहा है। मुझे लग रहा है कि मेरे अब तक जो करियर रहा है उसमें जो क्राइसिस के क्षण थे, बड़ी जो समस्या, जिसको जन समस्या कह सकते हैं किसी भी जिले में रहते हुए, वो गोरखपुर में रहते हुए इंसेफ्लाइटिस का दौर था। और गोरखपुर में चूंकि मेरा कार्यकाल 2 साल से ज्यादा था, तो मैंने उस महामारी को या उस दैवीय आपदा को, मैं कह सकता हूं, बहुत ही करीब से उसको देखा, और उससे प्रभावित होने वाली जो जनता थी उसके दुख दर्द को देखा। वहां सैकड़ों की तादाद में लगभग साल में 2 बार बच्चे, हर 6 महीने पे एक बार आता था, और बच्चे जो है वो, उनको ज्वर होता था, बुखार होता था, और फिर वो उससे उबर नहीं पाते। मासूम बच्चे मर जाते, मासूम बच्चे मर जाते थे। उसका जो असर होता था वो 15 साल तक के बच्चों पर सबसे ज्यादा होता था। उसमें छोटे बच्चे ज्यादा होते थे, 5 साल तक के जो बच्चे ज्यादा होते थे, 15 साल तक के बच्चों को भी वो पकड़ता था। इसको जो साइंटिस्ट थे, जो मेडिकल साइंस के हमारे जानकार लोग थे, वो भी उसका कारण ढूंढ नहीं पाते थे। उसमें बहुत एक्सपर्ट टीम्स की विजिट हमने कराई, यहाँ तक कि वो संदेश और वो आपदा जो है वो भारत सरकार तक गई। हमारे यहाँ मुख्यमंत्री जी और गवर्नर साहब, चीफ सेक्रेटरी, सब लोग वहाँ पे गए, सबने तो काफी प्रयास करके वहाँ पे वैक्सीनेशन, जैसा आपने कहा कि प्लेन से वैक्सीन मंगाई गई, और ये उसमें एक एक्सपर्ट ओपिनियन ये आई कि अगर मास स्केल पे वैक्सीनेशन किया जाए बच्चों का, खासतौर से जो 15 साल तक के बच्चे हैं, तो इसमें कमी आएगी। और वो वैक्सीनेशन हमारे समय में पूरा कराया गया, बहुत लार्ज स्केल पे टीमें लगा के, जैसे बीएलओज हमारे इलेक्शंस कराते हैं, उसी तरह वैक्सीनेशन के लिए भी हम लोगों ने बड़ी बड़ी टीमें गठित की, जो गांव-गांव पे जाके और जन समूह को आंदोलित करके, उनका सहयोग लेके गांव-गांव में उनको जागरूक करके, और वो वैक्सीन बांटी गई। साथ में कुछ मच्छरदानियां जो है सभी परिवारों को दी गई जो खुले में सोते थे, रहते थे, गरीब परिवार थे। और उसके बाद अगले फेज में उसका असर काफी कम दिखा। प्रधानमंत्री मोदी स्वच्छता अभियान चला रहे हैं,
उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री क्लीन यूपी ग्रीन यूपी का अभियान चला रहे हैं, लेकिन आपने तो 2005 में ही ये अभियान शुरू किया था। आप स्वच्छ भारत से काफी लंबे समय से जुड़े रहे, तो कि ये आइडिया कहाँ से आया आपको? गांव कस्बों में अभी भी ज्यादातर हिस्सों में बदस्तूर ये चीजें जारी हैं और शायद वही रीजन है कि हमारे देश की स्थिति पूरे वर्ल्ड में बहुत खराब है और उत्तर प्रदेश की स्थिति काफी खराब है। बिल्कुल। तो वो इशू मेरे जहन में बना रहा। तो जब मैं जिलों में रहा तो मैंने खास तौर से स्वच्छता अभियान जब शुरू हुआ 99 में, आप कह सकते हैं टोटल सैनिटेशन कैंपेन, वो शुरुआत होते होते 2-3 साल उसमें लगा। लेकिन जब हम लोग जिलों में आना शुरू हुए, ग्राम प्रधानों को जागरूक करना, मेसन्स को, उसमें सरकार गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से फंडेड स्कीम थी वो, और स्टेट गवर्नमेंट का बहुत बड़ा रोल था उसमें, अभी भी है। स्वच्छता अभियान जो है वो उसको लेके जो फील्ड स्तर पे कार्रवाई हो सकती थी वो हमने की। ये सारी चीजें जो है आपको सैनिटेशन, खाना आपका खराब हो जाता है, पानी खराब हो जाता है, वाटर सोर्सेज जितने भी हैं वो दूषित हो जाते हैं, जो इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट है वो आपकी बढ़ जाती है उससे। यहां तक कि अभी रिसर्च आई है, उसका आउटकम आया है कि स्टंटिंग, जिसको हम कह रहे हैं कि जो छोटे बच्चे पैदा हो रहे हैं, पहले बड़े बच्चे पैदा होते थे, लंबाई उनकी ज्यादा होती थी, स्वस्थ होते थे, वो कुपोषण के कारण हो रहे हैं। एक रिसर्च ये भी आई है। ट्राइबल और जो अनुसूचित जाति जनजाति की जो आबादी है ज्यादा है। ऐसे जिलों को मैंने सिलेक्ट किया ये दिखाने के लिए कि सैनिटेशन कैंपेन की जो अचीवमेंट है वो जो नॉर्मल जिले हैं वहां तो खराब है ही है, लेकिन जो बहुत पिछड़े गरीब इलाके हैं वहां बहुत ही खराब है। मतलब वहां अगर हम देखें 90% लोग अभी भी खुले में जा रहे हैं, जबकि 99 के बाद आप देखिए तो हालांकि काफी सारे कैंपेन चल रहे हैं, विद्यावाला कैंपेन देखिए, कॉस्मेटिक कैंपेन जो है ऊपर चलने से जमीनी हालात नहीं बदलते हैं। इस बात को हमें एज एन एडमिनिस्ट्रेटर, एज ए पॉलिसी मेकर, एज ए मीडिया पर्सन हम लोग को जानना चाहिए कि जो चीजें दिख रही हैं ऊपर वो कैसे कन्वर्ट होती हैं एक्चुअल प्रैक्टिस में या नहीं, ये ध्यान देने की जरूरत है। आप चकबंदी आयुक्त भी हैं जी, बहुत जनता से जुड़ा हुआ मामला है, कैसे कर पा रहे? क्योंकि चकबंदी का अक्सर झगड़ा होता रहता है, लेखपाल भी इधर काफी दिन से हड़ताल पर रहे। चकबंदी विभाग वो एक खास तरह का स्टैग्नेशन या जिसको कहते हैं ठहराव का शिकार है, जिसमें कई गांवों में चकबंदी जब शुरू होती है तो 20-20 साल चल जाती है, 25 साल चल जाती है। उसके कई कारण हैं। जो बड़े लोग हैं कभी स्टे ले आए, कभी गरीब आदमी जो है उसके खेतों की पैमाइश, नाप, चेंज, उसकी वैल्यूएशन, ये सब दिक्कतें उसमें हैं जिसमें तेजी नहीं आ पाती है। और जो विभागीय तंत्र है नीचे तक, उसमें भी खामी है क्योंकि वो साफ तरीके से काम नहीं करता है। तो क्योंकि एक छोटी सी जमीन के लिए कई कत्ल हो जाते हैं, पूरा हो जाता है। जमीन जो है आदमी की जिंदगी है भाई। जमीन अगर एक टुकड़ा जमीन जो है उससे छीन लीजिए तो वो उसकी कई पीढ़ियां प्रभावित हो जाती हैं। तो इस पे साफ सुथरे तरीके से काम करने की जरूरत है। अब डिजिटलाइजेशन का दौर चल रहा है, क्या चकबंदी में भी डिजिटलाइजेशन आप कर रहे हैं? निश्चित तौर पे डिजिटाइजेशन जो है, जो हमारे चकबंदी खेतों के जो नक्शे हैं, जो मुकदमे हैं, इनका डिजिटाइजेशन होना चाहिए। राजस्व विभाग में तो ये हो चुका है, लेकिन चकबंदी उससे छूट गया है। अभी हम प्राइमरी स्टेज पे हैं। अभी हम कंप्यूटर खरीद के अपने सभी जो है वो अधिकारियों को, खासतौर से जिला मुख्यालय जो अधिकारी हैं, तो उनके मुकदमों का डिजिटाइजेशन एक बार हो जाए तो फिर हम जो चकबंदी में गांव हैं उनके नक्शों की और उनके रकमों की, खतौनियों की डिजिटाइजेशन कर सके। आपने अब तक 3 किताबें लिखी, चौथी किताब आपकी आने वाली है। आपने एक कहानी लिखी अमेरिका मेरी जान। वो कहानी जहां तक मुझे याद पड़ रही है कि आपने जो 9/11 का जो अटैक हुआ था टावर पर, उसके बाद जो मुसलमानों की आर्थिक दिशा बदली, जो आर्थिक रूप से उनकी रीढ़ टेढ़ी हुई, शायद उस पर लिखा गई है जी। कहानी ये ऐसी ही है, उसके नाम से लोगों को लगता है कि अमेरिका की कोई उसमें गाथा होगी, अमेरिकन जिंदगी के कोई बात होगी उसमें। ऐसा कुछ नहीं है। वो एक ऐसी परिघटना जो घटित हुई जिसमें अमेरिकन ट्रेड टावर पे जो आतंकी हमला हुआ, उसके बाद जो गरीब मुल्कों में जो माइनॉरिटी पॉपुलेशन है, खास तौर से जो क्या लगता है बहुत विपन्न जो परिवार रहे हैं, उनको शक की निगाहों से देखा जाना शुरू किया गया। मतलब खास तौर से उनकी लॉयल्टी, उनकी निष्ठा, ये कि भाई वो देशद्रोही हो सकते हैं या वो अमेरिका के दुश्मन हैं, जबकि उनको पता भी नहीं है कि अमेरिका क्या चीज है या वहां क्या हुआ था।
गरीब आदमी को ज्यादा इससे लेना देना नहीं है, वो अपनी रोजी रोटी कमाना है। आपने गद्य के साथ साथ में पद्य का भी सहारा लिया, कविता पर एक पोएट्री भी लिखी आपने, कपास के अगले मौसम में। क्या है उसका लब्बो-लुआब क्या है? जिंदगी कपास जो है उन्हीं किसानों की जिंदगी पे एक बड़ी कविता है, जिसमें यह दिखाया गया है कि कैसे वो मर खप के कपास पैदा करते हैं, लेकिन उनकी कपास जो है वो सस्ते दामों में जाती है और उनको जो है वो रोजी रोटी के लिए भी प्रॉपर उसका समर्थन मूल्य नहीं मिल पाता है। ये एक बहुत बड़ा मुद्दा, पॉलिसी इशू है और मानवीय इशू तो है ही है। आपकी पहली किताब जो थी वो गजल की थी जी, क्या? धूप का परचम। धूप का परचम, हाँ, वो 2002 में मेरी पहली किताब आई थी, जब मैं शुरू में नौकरी में आया और उस बीच में मैंने पीएचडी भी की, पढ़ाई लिखाई का मेरा दौर चलता रहा। तो धूप का परचम मैं गजलें चूंकि गाता हूँ एक सिंगर के तौर पे, तो गजलों से जुड़ाव मेरा बना रहा। तो धूप का परचम में एक प्रोग्रेसिव गजलें हैं, एक नया लड़का जो आता है, जो लिखता है, जो जोश में रहता है, जो समाज और व्यवस्था को बदलना चाहता है, उससे जुड़ा हुआ कंटेंट है, उसी तरह की बातें कही गई हैं। हो सकता है उसमें कुछ परिपक्वता उतनी ना हो, मेच्योरिटी, लेकिन आइडियलिज्म था। लेकिन शायद चौथी किताब हमारी उसमें परिपक्वता होगी। निश्चित तौर पे हमारी उम्र के साथ साथ कुछ समझ तो बढ़ी ही होगी। कौन सी चौथी किताब हमारी चाहेंगे हमारे के दर्शकों से? जी बिल्कुल, चौथी किताब मेरी बस आने वाली है, चूंकि सब कुछ तय है, वाणी प्रकाशन से आ रही है और ख्वाबों की हंसी उसका टाइटल मैंने रखा है। उसमें उसके बाद की जो गजलें मैंने लिखी हैं, और ये सिकंदर हूं मगर हारा हुआ हूं, ये भी उसी में है। आपने बॉलीवुड का भी सहारा लिया, बॉलीवुड के लिए भी आपने गीत लिखा, आपने हालांकि अभी तक कहीं डिस्क्लोज नहीं किया है। क्या के न्यूज के दर्शकों के सामने डिस्क्लोज करेंगे कि वो कौन सी फिल्म होगी जिसमें आपने गीत लिखा भी है और गाया भी है? अब वो अगर फिल्म आती है तो आपके सामने वो आएंगे, अदरवाइज उससे पहले तो डिस्क्लोज करना मुश्किल है। वो आप गजल गाते हैं, आपने आपको किसके नजदीक पाते हैं? गुलाम अली, ये जो दो तीन नाम है, किसके नजदीक पाते हैं? नहीं, मैं बेसिकली कॉपी करना नहीं चाहता, कुछ नया देना चाहता हूँ, लेकिन मैं इन सबसे सीखता हूँ। मेहंदी हसन साहब को सबसे ज्यादा मैं अपने करीब पाता हूँ। उनकी जो रूहानियत है, खास तौर से गजलों को गाने का एक उनका अंदाज है। मेहंदी हसन साहब के बाद अगर मैं किसी को अपने ज्यादा करीब पाता हूँ तो जगजीत सिंह साहब को पाता हूँ। संगीत, ज्यादातर जो संगीत के लोग होते हैं बहुत ही खुश मिजाज, जैसा भी आप हैं उस तरह रहते हैं, लेकिन आप एक कड़े एडमिनिस्ट्रेटर के रूप में भी जाने जाते हैं। आपने एक अधिकारी का ट्रांसफर कर दिया, फिर वापस उसने बहुत दबाव डाला लेकिन वापस नहीं किया, कुछ मिस हैपनिंग भी हो गई थी। अब वो लोगों की अपनी अपनी अधिकारी का जो लोगों की अपनी अपनी जहनियत है। कुछ लोग जो है वो खास तरह के तरीके से सोचते हैं। हमारा ये है कि आप अगर व्यवहार में, जबान में सॉफ्ट हैं, इसका मतलब ये नहीं कि आप जो है ढीले हैं, फ्लेक्सिबल हैं, आप पे दबाव डाला जा सकता है या आपको डराया धमकाया जा सकता है। तो वो इसलिए आप इतने मजबूत हैं क्योंकि आप सच हैं, आप सच्चाई पे खड़े हैं, स्ट्रांग हैं। और मैं तो यही कहता हूं कि जब सही निर्णय पे रहता हूं मैं, तो मैं बहुत कठोर रहता हूं। व्यवहार मेरा बहुत सॉफ्ट है। मेरे व्यवहार के बारे में आप कहीं से भी पूछेंगे तो लोगों को बहुत ही एंडियरिंग लगेगा, क्योंकि मैं आम आदमी को, चाहे वो छोटा हो, हमारा 4th क्लास एम्प्लॉई हो या क्लास 1 अधिकारी हो, उससे मैं भेदभाव नहीं करता। आपने सैनिटेशन पर काम किया, आपने इंसेफ्लाइटिस पर भी काफी काम किया। आपने एक और स्वास्थ्य के क्षेत्र में भी काफी अहम किरदार निभाया है। मैं देखिए, शिक्षा, स्वास्थ्य में मानता हूं कि बेसिक जो हमारी जो नीड्स हैं, जो रोटी कपड़ा और मकान, ये बुनियादी जरूरतें हैं। लेकिन अगर उसके बाद कोई सबसे ज्यादा जरूरी क्षेत्र है तो ये 2 ही क्षेत्र हैं, जो एजुकेशन है और हेल्थ है। एजुकेशन हेल्थ में अगर हम अच्छा काम करेंगे तो उसका असर आने वाली पीढ़ियों पे दिखेगा। वो एक अच्छे नागरिक बनेंगे, स्वस्थ जहनियत होगी उनकी, अच्छा सोचेंगे, और फिर समाज हमारा मजबूत बुनियाद पे टिकेगा। तो जिलों में रहते हुए सॉफ्टवेयर ठीक रहेगा, सॉफ्टवेयर उसका बहुत अच्छा रहेगा। सॉफ्टवेयर सब कुछ सॉफ्टवेयर पे डिपेंड। आपका अगर माइंड का सॉफ्टवेयर ठीक है तो ठीक से ठीक है। अगर आपका शरीर ऊपर से पहलवान है आप, लेकिन आपको किसी बीमारी ने पकड़ रखा है या अंदर आपका लीवर किडनी खराब है, तो निश्चित तौर पे आप बहुत ज्यादा अच्छी जिंदगी, खुशहाल जिंदगी नहीं जी पाएंगे। इसी तरह हेल्थ और एजुकेशन भी है। हेल्थ एजुकेशन से ही फिर ये आपकी जो कल्चर है, जो वैल्यूज है, जो सिस्टम के प्रति सोच है, जो आप अच्छा सोचते हैं, दूसरों के प्रति अच्छा व्यवहार करते हैं, ये सब वहीं से निकलता है।
है। तो मैंने कोशिश यही की कि जो हमारी पढ़ाई है, जो सरकारी तंत्र है शिक्षा का, उसमें पढ़ाई लिखाई अच्छी रहे, क्वालिटी एजुकेशन हो, हेल्थ पे बहुत जोर रहता था, दवाइयाँ उपलब्ध हों, मरीजों की जांचें हों, जो भी हमारे पास समस्याएं हैं, कई बार डॉक्टर्स नहीं हैं, पैथोलॉजिस्ट नहीं हैं, एनेस्थेटिस्ट नहीं हैं, लेडी डॉक्टर्स नहीं हैं, ये सारी समस्याएं हमारी हैं फील्ड में। निश्चित तौर पे हमारा एक जो उत्तर प्रदेश है वो जितना विशाल है उस हिसाब से हमारे पास संसाधन नहीं है। हम अभी पिछड़े हुए प्रदेश माने जाते हैं देश में भी, हमारे दूसरे स्टेट्स काफी तरक्की कर गए हैं। तो हमें बहुत तेजी से काम करने की जरूरत है, इनकम जनरेशन की तरफ भी ध्यान देने की जरूरत है। जो प्रतिभाएं हमारे यहाँ से निकलती हैं उनको हम अपने यहाँ रोक सकें, इस पे काम करने की जरूरत है। शिक्षा का स्तर जो सिर्फ नौकरी पाना उद्देश्य नहीं है, एक अच्छा इंसान बनाना भी है, उस पर भी जोर देने की जरूरत है। ये कई सेक्टर्स हैं जिसमें पॉलिसी मेकर के तौर पे अब बड़े लेवल पे इंटरफेरेंस की जरूरत है, लेकिन इम्प्लीमेंटेशन तो हमें डीएम को ही करना है, डिस्ट्रिक्ट लेवल पे ही करना है। उसको कैसे हम कर लेंगे, उससे कई इश्यूज उसके साथ आते हैं, वो यहाँ पे चर्चा करके हम उसको सॉल्व नहीं कर सकते हैं, लेकिन हाँ इश्यूज फ्लैग कर सकते हैं। आप तो संगीत में महारत हासिल किया है, कई एल्बम भी किए हैं, आपकी जो सबसे पसंदीदा जो गजल है, क्या वो आप हमारे दर्शकों को के साथ शेयर करना पसंद करेंगे? हाँ बिल्कुल, दर्शकों की जुबान पे ही है वो जी। तो वही जो आपने जिससे शुरू किया जी। मैं तेरे प्यार का मारा हुआ हूँ, मैं तेरे प्यार का मारा हुआ हूँ, सिकंदर हूँ मगर हारा हुआ हूँ, सिकंदर हूँ मगर हारा हुआ हूँ, मैं तेरे प्यार का मारा हुआ। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। Thank you so much. के न्यूज से बात करने का बहुत बहुत शुक्रिया। के न्यूज का शुक्रिया, थैंक यू। तो ये थे आईएएस अधिकारी, बहुत ही सीनियर आईएएस अधिकारी हरिओम जी, जो न सिर्फ एक कड़क एडमिनिस्ट्रेशन के रूप में जाने जाते हैं, बल्कि साहित्य के रूप में भी काफी काम किया है उन्होंने, और गीत और संगीत को लेकर के भी जबरदस्त शोहरत हासिल की है, तमाम काम किए हैं। हमें दीजिए इजाजत हमारी टीम के साथ, आप देखते रहिए के न्यूज इंडिया। हम फिर हाजिर होंगे आपके सामने एक ऐसे ही और एक शख्स के साथ।